देखिए इसके पहले की क्लास में हम आपको बताए थे किसके बारे में, ट्रांसलेशन। आपको बताए थे कि ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद क्या है, देखिए अनुवाद अनुवाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन जो होता है ना, चलिए कोई भी ट्रांसलेशन जो होता है आप याद रखिएगा, ये किसी न किसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। किस पे, स्ट्रक्चर, किसी न किसी किस पे डिपेंड होता है, स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं बनावट। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, बनावट कहते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं बनावट कहते हैं। बनावट या संरचना, क्या बोलेंगे, बनावट या संरचना। स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे, बनावट या संरचना। बनावट या क्या बोलेंगे, संरचना बोलेंगे। स्ट्रक्चर का दो मीनिंग होता है, एक होता है बनावट और एक क्या होता है, संरचना होता है। ठीक है, कोई भी वाक्य बनाने का जो नियम होता है, वाक्य बनाने का नियम, हाउ टू मेक सेंटेंस, वाक्य बनाने का जो नियम होता है ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनेगा, सुनिए ध्यान से, कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर का मतलब, अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कोई क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला चीज होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे बताइए, कर्ता। ठीक है, और जो दूसरा चीज है वो है आपका प्रेडिकेट। दूसरा जो चीज है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सेंटेंस जो होता है या कोई स्ट्रक्चर जो होता है वो कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, तो दो, एक सब्जेक्ट और एक क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। अब ये जो प्रेडिकेट होता है ये तीन भागों में बटा होता है। प्रेडिकेट कितने भागों में बटा होता है, तीन। पहला जो भाग होता है प्रेडिकेट का वो होता है आपका वर्ब। क्या होता है, वर्ब, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसके बाद जो होता है ना, दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो तीसरा भाग होता है ना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तीसरा भाग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तीसरा भाग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और एक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिएगा, अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, कौन सेंटेंस बना रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को किससे डिनोट करेंगे, एस से। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब को किससे डिनोट करेंगे, भी से। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करेंगे, ओ से। और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करेंगे, सी से। और लास्ट में इसमें लग जाएगा फुल स्टॉप। तो ये जो आपने लिखा, इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो अनुवाद बनाने के लिए आपको किसी न किसी स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ती है। और स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई भी सेंटेंस बनता है, कोई भी अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो किसकी सहायता से बनाते हैं, स्ट्रक्चर। सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज दैट नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और what we say about subject in the sentence is called predicate, and predicate has been divided into three parts, first verb, second object and third complement। तो कोई भी आपका जो प्रेडिकेट होता है वो तीन भागों में क्या होता है, बटा होता है। अब देखिए, जैसे अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर आप कोई स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो जो स्ट्रक्चर लिखेंगे वो कोई ना कोई आपका सेंटेंस होगा। जो स्ट्रक्चर लिखेंगे वो कोई ना कोई आपका क्या होगा, सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। इसमें पहला सेंटेंस आपका बनता है कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपका बनता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, तो पहला पहचान है कि ये सेंटेंस शुरू होता है किससे, सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट से क्या होता है, शुरू होता है। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब ये सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है, तो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। ठीक है,
दे हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है। अगर नाउन हो सकता है तो ये बाकी जो वर्ड आप लिखे हैं ये सब क्या है, प्रोनाउन। ये सब क्या है, प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद फुल स्टॉप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किससे शुरू होता है, किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये इन सबको क्या कहेंगे बताइए, इन सबको क्या कहेंगे, प्रोनाउन। क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। और नाउन क्या होगा, जैसे अगर कोई नाम दर्शा रहा है, जैसे अगर आप राम लिख रहे हैं या आप डॉक्टर लिख रहे हैं, नहीं, या आप स्टूडेंट लिख रहे हैं, टीचर लिख रहे हैं, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पहला तो ये सब्जेक्ट से शुरू होगा। दूसरा इसका पहचान होता है कि सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में क्या रहेगा, इसमें फुल स्टॉप रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पे क्या होगा, स्टॉप पर समाप्त होगा। फुल स्टॉप पे क्या होगा, समाप्त होता है कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग दो तरह का होता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग कितने तरह का, दो। कोई भी असर्टिव सेंटेंस, एक होता है असर्टिव अफर्मेटिव। क्या होता है, असर्टिव क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा जो असर्टिव का प्रकार होगा वो होगा आपका निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा ना तो एक तो आपका क्या होगा, अफर्मेटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम इसको इम्फैटिक की दृष्टि से देखें तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस, बाहर कोई है क्या जी, क्या कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होगा ना ये दो तरह से बटेगा। दो तरह में, एक होगा आपका इम्फैटिक सेंटेंस। क्या होगा, इम्फैटिक, इम्फैटिक सेंटेंस। और एक होगा आपका नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। क्या होगा, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। और एक होगा आपका इम्फैटिक सेंटेंस। क्या होगा, इम्फैटिक, इम्फैटिक सेंटेंस। ये भी आपका असर्टिव का ही पार्ट है। देखिए यहाँ पे है, ये भी असर्टिव का ही पार्ट है। एक क्या, नॉन इम्फैटिक और एक क्या, इम्फैटिक। इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक, ठीक है। इम्फैटिक और क्या, नॉन इम्फैटिक। इम्फैटिक सेंटेंस और दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो होगा ये हो जाएगा आपका नॉन इम्फैटिक। तो इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक को कैसे पहचानें, ठीक है। इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक को कैसे पहचानें, देखिए यहाँ पे जो भी आपका नॉन इम्फैटिक सेंटेंस होगा इसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा। डू डज का प्रयोग नहीं होगा। तो जिस सेंटेंस में डू डज डिड नहीं रहेगा, विदाउट क्या, विदाउट क्या क्या, डू डज डिड, विदाउट डू डज और डिड। जिस सेंटेंस में डू डज और डिड नहीं होगा उसको कहेंगे नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। विद, विद डू डज एंड डिड प्लस V1। जिसमें डू डज और डिड रहेगा, क्या रहेगा, डू डज और डिड रहेगा, उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इम्फैटिक सेंटेंस। अगर डू डज डिड नहीं रहेगा तो नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। बात समझ में आया। अब एक बात समझ, जिस सेंटेंस में डायरेक्ट आपका V1 आ जाएगा और V5 आ जाएगा या V2 आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, V1, V5 या V2, तब इसको कहेंगे नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। क्या कहेंगे, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। और जैसे ही इसमें आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा डू डज डिड प्लस क्या आ जाएगा, V1, तो इसको कहेंगे इम्फैटिक सेंटेंस। तो इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक में क्या अंतर है कि जिस सेंटेंस में डू डज डिड नहीं रहता है उसे हम नॉन इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें डू डज डिड रहता है उसे हम, तो बताइए नॉन इम्फैटिक सेंटेंस में क्या नहीं रहेगा, डू डज डिड नहीं रहेगा, और इम्फैटिक सेंटेंस में क्या रहेगा, डू डज डिड रहेगा। जैसे समझिए, अगर आप कहिएगा आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, क्या बताइए इसमें डू डज डिड है, नहीं है। तो डू डज डिड नहीं होगा तब आप इसको क्या कहेंगे, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। तो इसका जब इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो आई डू नो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आई डू नो यू, आई नो यू क्या हो जाएगा, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। आई डू नो यू क्या हो जाएगा,
इम्फैटिक सेंटेंस। बात समझ में आया? ये इम्फैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, डू है। और नॉन इम्फैटिक क्यों है? क्योंकि उसमें V1 लगा है, डू डज डिड नहीं है। अच्छा, जैसे आप कहिएगा ना कि सी डज हेल्प मी, सी डज हेल्प मी, अब इसमें बताइए क्या लगा हुआ है, डज लगा है। तो चाहे डू रहे चाहे डज रहे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कहें कि ही डिड प्ले क्रिकेट, तो इसमें बताइए क्या लगा है, डिड लगा है। ठीक है, तो जिसमें डू डज डिड रहेगा उस सेंटेंस का नाम क्या होगा, इम्फैटिक सेंटेंस। नाम क्या होगा इसका, इम्फैटिक सेंटेंस। ठीक है, और जिसमें डू डज डिड नहीं रहेगा, अब इसका जैसे दूसरा है और ये क्या है, तीसरा। अगर इसको नॉन इम्फैटिक में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, तो इसमें से डज हट जाएगा, इसमें से डिड हट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए, जैसे सी डज हेल्प मी है ना, सी डज हेल्प मी है ना, तो इसका जब नॉन इम्फैटिक बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, सी हेल्प्स मी। कौन सेंटेंस होगा, नॉन इम्फैटिक। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डू डज डिड का प्रयोग नहीं। अच्छा, इसमें देखिए जैसे ही प्लेड होगा, प्लेड क्रिकेट होगा। क्यों होगा बताइए। अच्छा, प्लेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। आ हेल्प्स V5, आ नो V1। तो जिस सेंटेंस में V1 रहेगा, V5 रहेगा, V2 रहेगा, लेकिन डू डज डिड नहीं रहेगा, तब उस सेंटेंस का नाम क्या होगा, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। अगर इसमें रहेगा डू डज डिड तो क्या कहलाएगा, इम्फैटिक सेंटेंस। अब एक बात बताइए कि अगर हम V1 और V5 की बात करें, ठीक है, V1 और V5, V1 और क्या, V5, जब किसी वाक्य में V1 और V5 रहता है तो उसका अंत होता है किस पे, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता हूं, ती हूं, ते हो, इस पे अंत होता है। ऐसे सुनिए, जब किसी सेंटेंस में हम जब किसी सेंटेंस में हम V1 V5 का प्रयोग करते हैं तो इसके अंत में क्या रहता है, ता है, ती है, ते है। अच्छा, इसके पहले क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ध्यान से समझेंगे, ये आपका जो है, मान लीजिए हमने इसे स्ट्रक्चर 1 मान लिया। क्या मान लिए, स्ट्रक्चर 1। स्ट्रक्चर 1 में हम सेंटेंस बनाएंगे जो जिसमें सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, V5 होगा, तो अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। अब इसमें बताइए, एक होगा आपका V1 का प्रयोग। किसका प्रयोग, V1 का प्रयोग। अच्छा, V1 को कैसे पहचानिएगा आप, तो रीड क्या है, V1 है, टीच क्या है, V1 है, ट्राई क्या है, V1। इसको V1 क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंत में SESIS का प्रयोग नहीं है। तो जिस वर्ब में SESIS का प्रयोग नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, V1 कहते हैं। क्या कहते हैं, V1 कहते हैं। देखिए अरे बाबू, ये आपका ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो आई के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा और प्लूरल नाउन के साथ आएगा। ठीक है, साथ ही साथ दो नाम के साथ, एक से अधिक नाम के साथ आ सकता है, मोर देन वन नेम। इसमें आई एक्सेप्शन होता है। आई क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अच्छा, एक होगा आपका V5 का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग। बताइए, रीड का V5 क्या होगा, रीड्स होगा। अच्छा, टीच का V5 क्या होगा, टीचेज होगा। और ट्राई का V5 ट्राइज होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें SES और क्या लगा है, आई, इसमें SESIS नहीं लगा। तो जिसमें SESIS नहीं रहेगा उसको V1 कहेंगे, और जिसमें SESIS रहेगा उसको V5 कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें, अगर V5 के यूज की बात करें, ठीक है, तो V5 आपका सिंगुलर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इसलिए जहां आपको ही दिखेगा, सी दिखेगा, इट दिखेगा, सिंगुलर नाउन दिखेगा और ओनली वन नेम दिखेगा, ओनली वन क्या दिखेगा, नेम दिखेगा, तब इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, V5। किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। सुनिए बाबू, एक सेंटेंस होगा जिसमें आप यूज करेंगे V1 और किसका, V5 का, और एक सेंटेंस होगा जिसमें आप यूज करेंगे डू डज प्लस किसका, V1 का।
अब दोनों के हिंदी में अंतर होगा, इसमें होगा तू, इसमें क्या आ जाएगा, तू आ जाएगा, अब प्लस आ जाएगा ता है ती है, ता है ती है। जब ही वन से पहले क्या लगा रहेगा, डू डज, तो इसमें एक शब्द बढ़ जाएगा आपका क्या, तो। जैसे समझिए, अगर आप कहिएगा कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है, और इसमें जब बनाइएगा ना, जब डू डज लगा दीजिएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा वह पढ़ता तो, वह पढ़ता तो है। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता तो हूं। तो जिसमें आपको तू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो उसमें लगेगा डू डज, क्या लगेगा, और इस सेंटेंस का नाम होगा एम्फैटिक सेंटेंस। क्या नाम होगा, तो बताइए, वह पढ़ता है तो क्या होगा, ही रीड्स होगा। ही रीड्स क्यों होगा, क्योंकि देखिए ही के साथ क्या लगता है बाबू, V5 लगता है। अच्छा, वह पढ़ता तो है, तो हो जाएगा ही डज रीड हो जाएगा, ही डज रीड। तो वह पढ़ता है तो ही रीड्स, अब वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। उसी तरह मैं आपको जानता हूं तो क्या होगा, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। और एक सेंटेंस हो, मैं आपको जानता तो हूं, तो आई डू नो यू, आई डू नो यू। अब एक बात समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि तू जहां आएगा, अवश्य जहां आएगा, ठीक है, जरूर जहां आएगा, क्या आएगा, जरूर, ए हल्ला, जहां क्या आएगा, जरूर, तो आएगा, अवश्य आएगा, जरूर आएगा। तो समझ लीजिए यह सेंटेंस आपका कहलाएगा एम्फैटिक सेंटेंस। क्या कहलाएगा बाबू, और इसमें देखिए जहां पे, सुनो, जहां पे V1 रहेगा वहां डू लगाएंगे, ठीक है, जहां V5 रहेगा वहां डज लगाएंगे, और जहां V2 रहेगा वहां क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा, नोट में है, नोट में एक बात याद रखना है कि डू, डज तथा डिड के साथ, डिड के साथ हमेशा हमेशा V1 का प्रयोग, V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। डू, डज तथा डिड के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत समझो है। जैसे देखिए, अगर आप कहेंगे कि वह यहां रहती है, वह यहां रहती है, वह यहां रहती है, इसका ट्रांसलेशन बताइए क्या होगा, सी लिव्स हियर होगा ना, सी लिव्स हियर, वह यहां रहती है। लेकिन अगर यही सेंटेंस रहे, वह यहां रहती तो है, ठीक है, वह यहां रहती तो है। अब इसमें एक शब्द आपका बढ़ गया, क्या, तो। जैसे ही तो आप देखेंगे ना, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, डू डज डिड, और डू डज डिड के साथ क्या लगेगा, V1। इस सेंटेंस का नाम क्या होगा, एम्फैटिक। क्या होगा, एम्फैटिक सेंटेंस। और जैसे ही इसमें से क्या हटा दीजिएगा, डू डज डिड हटा दीजिएगा, तब इस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा, नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। तो ये पहले आपको दो चीज समझना है, एम्फैटिक का हिंदी क्या होगा, नॉन एम्फैटिक का हिंदी क्या होगा। जैसे समझिए, वह यहां रहती तो है, इसका इंग्लिश बताइए, सी डज लिव हियर। उसी तरह बताइए, अगर आप कहिएगा कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो बताइए क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट। अब बताइए इसका एम्फैटिक सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता तो है, वह क्रिकेट खेलता तो है। तो जैसे ही आपका क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो तब इसमें किसका प्रयोग कीजिएगा, डू डज डिड का। तो वह का क्या होगा, ही डज प्ले क्रिकेट। अब हम आपको ट्रांसलेशन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा कि किसमें डू डज लगेगा और किसमें डू डज नहीं लगेगा। तो एक सेंटेंस को हम लोग सुनिए, एक यहाँ पे हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन दे रहे हैं, और इसको आपको किसमें बदलना है, इंग्लिश में। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस हो जाएगा कि हम लोग पढ़ते हैं,
हम लोग पढ़ते हैं, और एक दिया हो हम लोग पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं। अरे बाबू हल्ला नहीं कीजिए। जैसे दिया हो कि वे लोग खेलते थे, वे लोग खेलते थे, इसका इम्फैटिक बताइए। वे लोग खेलते तो थे। ऐ सुनिए, जैसे दिया हो कि वह यहाँ रहता है, इसका इम्फैटिक बताइए। वह यहाँ रहता तो है। जैसे हल्ला नहीं कीजिए। जैसे अगर दिया हो कि मैं उसकी मदद करता था, और एक सेंटेंस दिया हो कि मैं उसकी मदद करता तो था। अच्छा, क्या दोनों सेंटेंस एक ही है? दोनों सेंटेंस क्या है? अलग। ये दो स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर लेना है। किसमें डू डज लगेगा और किसमें डू डज। अगर डू डज लगेगा तो हिंदी क्या होगा, और डू डज नहीं लगेगा तो हिंदी क्या होगा। क्लियर हो जाएगा। देखिए, पास्ट टेंस में डीड लगता है, पास्ट टेंस में क्या लगता है? डीड। और प्रेजेंट टेंस में लगता है डू और डज। क्या लगता है? डू और डज। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है। कितना सेंटेंस है टोटल? 8 सेंटेंस है। आपको ये चीज समझ लेना है कि V1 और V5 लगाएंगे तो हिंदी का अंत होगा ता है, ती है, ते है। आप V2 लगाएंगे तो ता था, ती थी, ते थे। अच्छा, डू डज डी लगा देंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाएगा आपका तो। बात समझ में आया? चलिए बताइए, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं तो वी रीड्स होगा कि रीड होगा? वी रीड होगा। होगा? क्या इसमें डू डज डीड है? इस सेंटेंस का नाम बताइए। नॉन इम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा। नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। अब बताइए, नॉन इम्फैटिक सेंटेंस इसका बताइए, इम्फैटिक बताइए। वी डू रीड। अब एक बात समझ लीजिएगा, बाबू, जहां V1 रहेगा ना उसको हम लोग डू प्लस V1 में चेंज कर देंगे। V1 को किस में चेंज करेंगे? डू प्लस V1 में। तब V1 किस में होगा? इम्फैटिक में कि नॉन इम्फैटिक में? नॉन इम्फैटिक में होगा। अब बताइए, डू प्लस V1 किस में होगा? इम्फैटिक में होगा। अब बताइए, वे लोग खेलते थे है तो वे लोग का क्या होगा? दे। खेलना का प्लीड हो जाएगा। हो जाएगा? बाबू बता, प्लीड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? क्या डू डज डीड है? कौन सेंटेंस होगा? नॉन इम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा ना। अब बताइए, वे लोग खेलते तो थे, क्या होगा? दे डिड। अच्छा, प्लीड होगा कि प्ले होगा? अभी हम आपको बताए थे डू डज डीड के साथ हमेशा क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो दे डिड प्ले होगा। अगर प्लीड लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। कभी डू डज डीड के साथ क्या लगाना है? V1। डू डज डीड के साथ क्या लगाना है? V1 लगाना है। तो यहाँ पे आप याद कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है? डीड प्लस V1 है। डीड प्लस क्या है? V1। तो डीड प्लस V1 रहेगा, तब इसका नाम क्या होगा बताइए? इम्फैटिक सेंटेंस। क्या है बाबू? अच्छा, वी डू रीड क्या है? ये भी क्या है? इम्फैटिक सेंटेंस है ना जी। चलिए देखिए, बाबू बताओ, वह यहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है, क्या होगा? ही लिव्स हियर। ही लिव्स हियर। डू डज डीड है? इम्फैटिक कि नॉन इम्फैटिक? नॉन इम्फैटिक। ये नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है। नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है ना। इसका इम्फैटिक सेंटेंस बनाइए। ही डज लिव हियर। क्या यहाँ लिव्स हो सकता है? लिव्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि डू डज डीड के साथ हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है। ये बात हम आपको बताए कि नहीं बताए? कहाँ बताए? यहाँ पे बताए है। यहाँ समझिएगा, यहाँ नोट हम आपको क्या बताए कि डू डज डीड के साथ है हमेशा किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होता है। चलिए बताइए, मैं उसकी मदद करता था। बताओ, डज लग गया तो कौन सेंटेंस हो गया? डज लग गया तो इम्फैटिक सेंटेंस। चलिए बताइए, मैं उसकी मदद करता था। आई हेल्प्ड हर हो जाएगा। बताइए, क्या डू डज डीड है? इम्फैटिक कि नॉन इम्फैटिक? नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है। ठीक है। अब चलिए बताइए, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिड हेल्प
हर। कौन सेंटेंस? इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस हो जाएगा। तो दोनों का हिंदी क्लियर हुआ। तो इसमें हम आपको दो स्ट्रक्चर बताए। कितना स्ट्रक्चर? दो। एक स्ट्रक्चर जिसमें V1 V5 और V2 रहेगा तो इसको स्ट्रक्चर 1 मान लेंगे, और एक जिसमें डू डज डिड प्लस V1 रहेगा तो इसको स्ट्रक्चर कितना मान लेंगे? 2 मान लेंगे। दो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े। कितना स्ट्रक्चर पढ़े? 2। पहला V1 V5 और V2, और दूसरा डू प्लस V1 डज प्लस V1 और डिड प्लस V1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर कितना? अब तीसरा स्ट्रक्चर। इस पे सेंटेंस भी हम लोग देख ली कि डू डज डिड लगेगा तो उसमें आ जाएगा तो है। एक और बात समझ लीजिए, जैसे देखिए आई नो यू जो है ना, ऐसे सुनो बाबू, आई नो यू, इसका एक ही हिंदी होता है। इसका एक ही हिंदी होगा, मैं तुम्हें जानता हूं या जानती हूं। ठीक है, लेकिन सुनो, जैसे ही इसमें लिखेंगे आई डू नो यू, आई डू नो यू, अब इसका देखो, इसका हिंदी क्या क्या होगा? एक कि मैं तुम्हें जानती तो हूं, पहला हिंदी हो गया। दूसरा हिंदी क्या होगा? मैं तुम्हें अवश्य जानती हूं, अवश्य जानती हूं। ऐ सुनो, तीसरा हिंदी क्या होगा? मैं तुम्हें जरूर जानती हूं। ठीक है, कितना हिंदी हो गया इसका? 3। एक अगर डू लग गया तो इसका हिंदी कितना हो जाएगा? 3। और एक डू हट जाएगा तो इसका हिंदी कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? लेकिन सुनो बाबू, फ्यूचर टेंस, ये तो आपका 2 टेंस हम लोग बताएं, 2 टेंस आपको बताया। देखिएगा इसमें 2 ही टेंस होगा, एक है हूं आएगा, एक था थे थी आएगा। गागेगी है इसमें? नहीं। तो गागेगी का इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनेगा? सुनिए, जब गागेगी रहेगा तो उसका इम्फेटिक अलग तरीके से बनेगा। क्या रहेगा? जब किसी सेंटेंस में क्या रहेगा? गा गे और गी, तो बताइए इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? इस टेंस का नाम हो जाएगा फ्यूचर टेंस। सुनो ए बाबू, अगर गागेगी रहेगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा ना। अब सुनो, फ्यूचर टेंस में हम लोग यूज करते हैं किसका? शैल और विल का। अगर मान लो इसके साथ V1 लग जाए, क्या लग जाए? तो इसका नाम हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यही ना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या रहता है? गा गे और गे। तो सुनिए, जब हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस का इम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें डू डज डिड लगता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कैसे बनता है? इसके पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो इसका जब हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें आपको पर्सन को ध्यान में रखना होता है। किसको ध्यान में रखना होता है? पर्सन। तो पहला पर्सन कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, दूसरा पर्सन सेकंड पर्सन होता है, और तीसरा पर्सन थर्ड पर्सन होता है। थर्ड में ज्यादा होता है इसलिए इसको पर्सन्स लिखते हैं। सेकंड में एक ही होता है, फर्स्ट में 2 होता है। तो सुनिए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? आई और वी। इसका इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? विल प्लस V1। जैसे विल प्लस V1 का प्रयोग कीजिएगा तो इसमें क्या क्या आएगा? अवश्य आ जाएगा, और क्या? जरूर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। एक वर्ड और इसमें आता है ही। क्या जाएगा? ही। सुनो बाबू, जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। क्या लगता है? जब वाक्य में अवश्य जरूर एकदम नहीं रहेगा तो शैल लगेगा, लेकिन जैसे ही अवश्य जरूर एकदम आ जाएगा या ही आ जाएगा तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। अब इन दोनों के साथ इसमें क्या आता है बताओ? यू। इसमें क्या आता है? ही, सी, इट, दे और कोई भी नाउन। कौन पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। इन दोनों के साथ हम यहाँ यूज करेंगे शैल का। किसका यूज करेंगे? शैल। शैल प्लस क्या? जैसे ही शैल प्लस V1 यूज कीजिएगा तो इसमें भी क्या क्या आएगा? अवश्य आ जाएगा, ठीक है, जरूर आ जाएगा और एकदम आ जाएगा। जैसे सुनिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए और अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझिए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बताओ बाबू, जैसे सेंटेंस दिया हो कि मैं अवश्य वहां जाऊंगा या जाऊंगी। मैं अवश्य वहां जाऊंगी, तो मैं का क्या होगा? अब बताइए, अवश्य रहने पर क्या इसके साथ शैल लगेगा?
विल गो देयर। अगर यही सेंटेंस रहे कि वह अवश्य यहाँ आएगी, वह अवश्य यहाँ आएगी, अवश्य यहाँ आएगी, तो क्या हो जाएगा? सी शैल कम हियर। आप याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस का इंफैटिक सेंटेंस बनाने के लिए बस हम मॉडल एक्जुअली वर्ब को चेंज कर देते हैं। जहां फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है वहां विल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विल। और जहां विल लगता है वहां क्या लगा देते हैं? शैल। जैसे ही इसमें से अवश्य हटाइएगा, क्या हटाइएगा? अवश्य हटाइएगा, तो शैल चला जाएगा ऊपर और विल आ जाएगा नीचे। अब इसमें से हम कुछ आपको सेंटेंस दे रहे हैं जहां आपको बताना है कहां शैल लगेगा और कहां विल लगेगा। चलिए सेंटेंस हम लोग देखते हैं। एक हिंदी का सेंटेंस लिख लेते हैं और एक किसका लिख लेते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश आप लोगों को बताना है। सुनो, जैसे देखिए, अगर सेंटेंस दिया हो है कि मैं उसकी मदद करूंगी, और एक सेंटेंस दिया हो कि मैं उसकी मदद अवश्य करूंगी, ठीक है, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगी या मैं अवश्य उसकी मदद करूंगी। जैसे देखिए, हम लोग वहां जाएंगे, है बाबू, हम लोग वहां जाएंगे और हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, हम लोग वहां अवश्य जाएंगे। है बाबू, सुनिए, वह यह नौकरी करेगी, वह यह नौकरी अवश्य करेगी। रामू बाजार जाएगा और रामू बाजार अवश्य जाएगा। सुनो, अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है किसमें शैल विल लगेगा और किसमें शैल विल नहीं लगेगा, किसमें शैल विल नहीं लगेगा। चलिए बताइए, पहला सेंटेंस है मैं उसकी मदद करूंगी, बताइए क्या होगा? आई शैल हेल्प हर। बताइए इसमें विल क्यों नहीं लगा? क्योंकि अवश्य नहीं। अब बताइए, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगी, आई विल हेल्प हर। तो अवश्य जिसमें रहेगा, जिसमें अवश्य रहेगा, ठीक है बाबू, है उसमें आई के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। और जिसमें अवश्य नहीं रहेगा तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। ये बात समझ में आया? तो आई और वी के साथ, है बाबू, आई और वी के साथ विल तभी लगेगा जब इसमें क्या रहेगा? अवश्य रहेगा। अगर अवश्य नहीं रहेगा तो क्या लगेगा? शैल लगेगा। बताओ, हम लोग वहां जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वी शैल गो देयर। बताइए इसमें विल क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें अवश्य नहीं है। तो जब अवश्य नहीं रहेगा तो क्या लगेगा? शैल लगेगा। और जैसे ही अवश्य लग जाएगा तो विल लगेगा। हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, तो बताइए वी विल गो देयर, वी विल गो देयर। अब इसमें बताइए क्या लगा है? विल लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें अवश्य है। तो इसका नियम होता है कि जब फर्स्ट पर्सन के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ अवश्य जरूर एकदम नहीं रहता है तब उसके साथ शैल लगता है। अगर अवश्य जरूर एकदम रहता है तो उसमें विल लगता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर अवश्य रहे तो शैल लगता है, अवश्य नहीं रहे तो विल लगता है। इतना बात समझ में आया? चलिए देखें, बताइए बताइए यहाँ पे, वह यह नौकरी करेगी, क्या होगा? सी विल डू दिस जॉब। जॉब मीन्स क्या होता है? नौकरी। आप बताइए इसमें क्या लगा है? विल लगा है। लेकिन अगर कहिएगा कि वह यह नौकरी अवश्य करेगी तब क्या होगा? सी। अब बताइए सी के साथ यहाँ क्या लगेगा? शैल। शैल क्यों लगेगा? अवश्य है। डू दिस क्या हो जाएगा? जॉब। तो आप याद रखिएगा कि जब अवश्य रहेगा, क्या रहेगा? अवश्य, तो सी के साथ क्या लगेगा? शैल। अवश्य नहीं रहेगा तो सी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। जैसे ये बताइए, रामू बाजार जाएगा, रामू विल गो टू मार्केट होगा। रामू बाजार अवश्य जाएगा,
रामू शैल गो टू मार्केट। है सुनिए, तो शैल विल का प्रयोग समझ में आया? तो हम आपको कितना स्ट्रक्चर बता दिए है? 3। कितना जी? 3। ये स्ट्रक्चर हो गया। 4 तरह का सेंटेंस हम लोग देख ले। कितने तरह का? 4 तरह का। देखिए 2 सेंटेंस हम लोग ये देखें कि जिसमें तू रहेगा उसमें डू डज डिड लगेगा। तू रहेगा तो क्या लगेगा? तू नहीं रहेगा तो? तू नहीं रहेगा तो? अब चलिए हम आपसे ट्रांसलेशन जो 4 पढ़ाए हैं इस पे हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है। सुनिए, आप लोग बताएंगे। 4 तरह का सेंटेंस हम दे रहे हैं जो आपको अभी पढ़ाए हैं, उसी का रिवीजन है। आप लोगों को बनाने आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? देखिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक चीज पढ़ना है, उसको क्लियर कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? तो 4 तरह का जो सेंटेंस हम अभी पढ़ाए हैं उसमें आप लोग कितना बना पा रहे हैं ये चीज देखिए। है बाबू बताओ, अगर रहेगा कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आपको ट्रांसलेशन बताना है। क्या होगा? आई शैल गो। अब बताइए अगर सेंटेंस दिया हो कि मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, तब क्या हो जाएगा? आई विल गो। देखिए आई के साथ शैल भी लगता है, आई के साथ विल भी लगता है। विल जब लगेगा तो अवश्य आ जाएगा और शैल जब लगेगा तो अवश्य हट जाएगा। एक और देखिए, हम लोग कामयाब होंगे, कामयाब होंगे है, हम लोग कामयाब होंगे। और एक सेंटेंस दिया हो कि हम लोग अवश्य कामयाब होंगे, हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। है बताइए, हम लोग कामयाब होंगे, इसका ट्रांसलेशन बताइए। वी शैल, कामयाब का होता है सक्सीड। सक्सीड मतलब क्या होता है? कामयाब होना। तो वी शैल सक्सीड मतलब क्या होगा? है हम लोग कामयाब होंगे। और जब अवश्य आ जाएगा है तो क्या होगा बताइए? वी विल सक्सीड। अच्छा देखिए, सक्सेस माने सफलता, तो वो आपका नाउन है। क्या है? लेकिन आप शैल विल के साथ क्या नाउन का प्रयोग करते हैं कि वर्ब का? V1 लगाना है ना। तो सक्सीड आपका वर्ब होता है, सक्सेस आपका नाउन होता है। बात समझ में? चलिए देखिए, तो ये 2 तरह का सेंटेंस समझ में आ गया कि अवश्य रहेगा तो कब शैल लगेगा और कब विल लगेगा। और एक और देख लेते हैं सेंटेंस हम लोग। जैसे है वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी। एक दिया हो कि वह अवश्य पढ़ेगी, वह अवश्य है पढ़ेगी। बताइए बाबू, वह पढ़ेगी तो क्या होगा? सी विल रीड होगा। अब वह अवश्य पढ़ेगी तो क्या होगा? सी शैल रीड होगा, सी शैल रीड। अगर दिया हो सेंटेंस कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी, मैं एक डॉक्टर बनूंगी। एक दिया हो कि मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगी, मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगी। आप लोग बता देंगे किसमें शैल लगेगा किसमें विल लगेगा? बताइए। मैं एक डॉक्टर बनूंगी, आई शैल बी अ डॉक्टर। अब मैं एक डॉक्टर अवश्य, आई विल बी अ डॉक्टर। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा है कि वह एक डॉक्टर बनेगी, वह एक डॉक्टर बनेगी, तो बताइए क्या होगा? सी विल बी ए डॉक्टर। अगर अवश्य लगा दे कि वह एक डॉक्टर अवश्य बनेगी, तब बताइए क्या होगा? सी शैल बी अ डॉक्टर। तो ये 2 तरह का सेंटेंस हो गया। कितने तरह का? अच्छा, 2 तरह का सेंटेंस हम लोग यहाँ पढ़े थे। देखिए 2 तरह का सेंटेंस यहाँ पढ़े थे कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होगा? हम लोग पढ़ते तो हैं, वी डू रीड। वे लोग खेलते थे,
वे लोग खेलते थे तो दे प्लेड, वे लोग खेलते तो थे, दे डिड प्ले। अच्छा, वह यहाँ रहता है, ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता तो है, ही डज लिव हियर। मैं उसकी मदद करता था, आई हेल्प हिम, अब मैं उसकी मदद करता तो था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 4 तरह का सेंटेंस आप लोग जान लिए। अब एक बात समझ